हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का जो सीरीज चला रहे हैं सुपर 25 सीरीज, आज इसका तीसरा दिन है। इससे पहले हम इसका 2 पार्ट दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे होंगे तो यह सीरीज जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में सभी प्रकार के हम टॉपिक से मिक्स एमसीक्यू को सॉल्व कराते हैं और कई सारे इसमें बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कई टाइप के न्यूमेरिकल भी होते हैं और मिक्स क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए शानदार तरीक़ा से सभी एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं और प्रीवियस वीडियो की भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, उसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है प्रतिरोध को मापा जाता है। प्रतिरोध को हम किस में मापते हैं? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है हेनरी, दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा ऑप्शन है हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन है वाट। तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध को जो मापा जाता है वो ओम में मापा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। बाकी इंडक्टेंस को हम हेनरी में मापते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं और वाट में शक्ति को मापते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम पहला का बी के साथ चूज किए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय मात्रा नहीं है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है करंट, तीसरा ऑप्शन है दूरी और चौथा ऑप्शन है पावर। तो विद्युतीय मात्रा जो नहीं है वो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। दूरी जो होती है वो विद्युतीय मात्रा के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तो दूसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है वी और आर का मान पता होने पर आई का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है आई बराबर वी इंटू आर, दूसरा ऑप्शन है आई बराबर आर बटा वी, तीसरा ऑप्शन है वी बराबर आई बटा आर और चौथा ऑप्शन है आई बराबर वी बटा आर। तो हम जानते हैं कि ओम के नियम से जो हमें प्राप्त होता है वी बराबर आई इंटू आर होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई बराबर जो हो जाएगा वी बटा आर होगा। वी बटा आर कौन सा ऑप्शन में है? तो जैसा कि देख पा रहे हैं राइट ऑप्शन डी में है, इसलिए तीसरा का जो ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है 4 में एक श्रृंखला में 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका मान जो है 120 ओम, 270 ओम और 330 ओम है। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? बेहद आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। आइए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 120 ओम से कम, दूसरा ऑप्शन है 270 ओम, तीसरा ऑप्शन है 720 ओम और चौथा ऑप्शन है 120 ओम। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। हम जानते हैं कि आर टी बराबर जो होता है श्रेणी क्रम संयोजन में R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस का मान हमको जोड़ देंगे तो यहाँ राइट ऑप्शन सी के साथ चला आएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में हम हीट स्टोन ब्रिज से एक एमसीक्यू को सॉल्व करा दिए हैं और ये आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा गया किसी निश्चित हीट स्टोन ब्रिज की मात्रा में के प्रतिरोध लगे, निश्चित मान के कुछ प्रतिरोध लगे हैं और इसमें अज्ञात R3 का मान ज्ञात करना है। R1 का, R2 का और R4 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अगर आपका राइट आंसर आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस का क्या मात्रक होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हेनरी, दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा ऑप्शन है हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन है महो। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा का जो यूनिट होता है ओम होता है। तो
इसे आप ध्यान में रखिएगा। छठा का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए, ठीक है। और हेनरी जो होता है इंडक्टेंस का होता है, और आवृत्ति का हर्ट्ज बता दिए हैं आपको पहले, और चालकत्व का महो या साइमन होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। छठा का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, किसी एक बिंदु पर मिल रहे सारे करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यह किस नियम में हमें पता चलता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है किरचॉफ का करंट नियम, दूसरा ऑप्शन है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, तीसरा ऑप्शन है ओम्स लॉ से, और चौथा ऑप्शन है गॉस का नियम। तो इस 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। किरचॉफ का पहला नियम यानी कि करंट का नियम से हमें पता चलता है कि किसी नोड पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगर पूछा जाएगा आपसे कि यह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि वोल्टेज वाला नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे हम केवीएल के नियम से भी जानते हैं, और इसे केसीएल के नियम से। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी ओम के नियम से आप जानबे करते हैं कि क्या प्राप्त होता है, V बराबर I इंटू आर। और गॉस का नियम जो होता है वो किसी बंद तल पर निकलने वाले विद्युतीय फ्लक्स उस तल से घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये चारों जो हैं बहुत महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। तो 7वां का अभी हम राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, परिवेशीयता यानी कि एडमिटेंस का मात्रक क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सीमेन, दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा ऑप्शन है हेनरी, और चौथा ऑप्शन है वोल्ट। तो एडमिटेंस का यूनिट जो होगा वो सीमेन होता है। इसके अलावा कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, ये सभी का जो मात्रक होता है वो सीमेन होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ओम के बारे में और वोल्ट के बारे में और हेनरी के बारे में कई बार आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो 8वां का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, विद्युतीय सोल्डर का मिश्रण का प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है लेड 37% और 63%। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर लेड 50, टीन 50। तीसरा ऑप्शन है लेड 50, टीन 37, और चौथा ऑप्शन है लेड 70 और टीन 30। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो विद्युतीय सोल्डर का जो मिश्रण होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य के लिए जो उपयोग किया जाता है वो लेड की मात्रा जो होती है 37% और टीन की मात्रा जो होती है 63% होती है। जबकि इलेक्ट्रीशियन जो यूज करते हैं वो 60:40 का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य के लिए जो यूज किया जाता है वो 63-37 का अनुपात होता है, ठीक है। अगर आपसे इसका गलनांक पूछा जाएगा तो इसका गलनांक कितना होता है आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम प्रीवियस वाले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनमें से किस पर होती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पहले होता क्या है, थोड़े से इसके बारे में बता देते हैं। धातुओं पर लेपन करने की प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। वही पूछा गया है कि यह प्रक्रिया किस पर होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है केवल कैथोड पर, केवल एनोड पर, एनोड और कैथोड पर, एनोड या कैथोड पर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्रिया जो होती है कैथोड पर होती है। तो राइट ऑप्शन हम 10वां का ए के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, बिजली घर में किस भंडारण बैटरी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। यानी कि सब स्टेशन जो होती है, सब स्टेशन में भंडारण के रूप में किस बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है निकल कैडमियम बैटरी, दूसरा ऑप्शन है जिंक कार्बन बैटरी, तीसरा ऑप्शन है लेड अम्ल बैटरी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो सब स्टेशन में उपयोग किया जाता है
लेड एसिड बैटरी का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज करेंगे। और लेड एसिड बैटरी का जो धनात्मक प्लेट होता है, ध्यान रखिएगा, लेड परऑक्साइड से बना होता है, क्योंकि कई बार पूछ देता है लेड एसिड का धनात्मक प्लेट जो बना होता है लेड परऑक्साइड का बना होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, परऑक्साइड, ठीक है। और अगर ऋणात्मक प्लेट आपसे पूछेगा तो स्पंजी लेड का बना होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका इलेक्ट्रोलाइट में जो प्रयोग किया जाता है, कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों डाटा कम से कम याद रखिएगा लेड एसिड बैटरी के बारे में। अगर आपसे धनात्मक प्लेट पूछेगा तो लेड परऑक्साइड, ऋणात्मक प्लेट पूछेगा तो स्पंजी लेड, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 11 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 12 में पूछा गया है लेड एसिड बैटरी चल सकती है, यानी कि लेड एसिड जो बैटरी होती है उसका कार्यकारी आयु कितना वर्ष तक होता है। तो पहला ऑप्शन है 6 महीना, दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 2 से 5 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 10 से 15 वर्ष। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। लेड एसिड बैटरी का जो कार्यकारी आयु होता है 2 से 5 वर्ष तक होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 12 का सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है किसी आवेश रहित चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। पहला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का अंगूठा नियम, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो आवेश रहित चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के हम बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन हम 13 का ए के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है स्थिर विद्युत की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है चालकों के बीच के अंतर ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है बचा हुआ आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है सचल आवेश का अध्ययन किया जाता है, और चौथा ऑप्शन है आवेशित ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो हम जानते हैं कि स्थिर वैद्युत की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सचल आवेश को ही हम स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है 2 माइक्रोफैराड के 4 संधारित्र एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो तुल्य धारिता क्या होगा। तो कैपेसिटर यानी कि जो संधारित्र अगर श्रेणी में जुड़े होते हैं तो सी टी बराबर क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 1/C4, ये वाला फॉर्मूला का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब इस फॉर्मूला का यूज़ करके जब राइट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 15 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है एक साइनसॉइडल धारा का RMS मान 14 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो पीक टू पीक मान क्या होगा, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 45.12 मिली एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 16 मिली एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 39.6 मिली एम्पियर, और चौथा ऑप्शन है 22.6 मिली एम्पियर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 14 मिली एम्पियर का जो पीक टू पीक मान होगा वो 39.6 मिली एम्पियर होगा, जो कि राइट ऑप्शन सी में है, ठीक है। कैसे है थोड़ा सा इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर RMS वैल्यू जो दिया हुआ है 14 मिली एम्पियर दिया हुआ है। पीक वैल्यू इसका जो होगा करंट का तो I0 का मान जो हो जाएगा √2 इंटू RMS वैल्यू होता है। तो √2 का मान हम 1.414 ले लेते हैं और RMS वैल्यू जो है 14 मिली एम्पियर है।
तो इसको 14 से गुना करा दीजिएगा तो 19.8 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, और इस 19.8 का जब पीक टू पीक करंट मान निकालिएगा तो इसको 2 से गुना कराते हैं। ठीक है, तो 2 से गुना कराइएगा तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है 400 माइक्रो सेकेंड पीरियड के एक सिग्नल की आवृत्ति क्या होगा। ठीक है, यानी कि आपसे ए पूछा गया है। ए बराबर फार्मूला होता है 1/t होता है। ठीक है, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे और बटा में टी का वैल्यू जो दिया 400 माइक्रो सेकेंड दिया। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -6 यहाँ पर लिख देंगे। ये 2 जीरो से जब कैंसिल करेंगे तो इसका जो घात हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, और ये -4 जब ऊपर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यह वैल्यू जो हो जाएगा 10⁻4 10,000 हो जाएगा। 10,000 को जब 4 से भाग दीजिएगा तो राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 2500 हर्ट्ज, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद ये भी क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर आपसे पूछा गया फॉर्म फैक्टर इनमें से किसका अनुपात होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आरएमएस मान के साथ पीक मान, दूसरा ऑप्शन है औसत मान के साथ आरएमएस मान, तीसरा ऑप्शन है आरएमएस मान के साथ औसत मान, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो फॉर्म फैक्टर जो होता है किसका अनुपात होता है, आरएमएस मान के साथ एवरेज मान का अनुपात को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। और फॉर्म फैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू जो होता है 1.11 होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार जो होता है आपका पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर किसका अनुपात होता है, रियल पावर बटा अपरांत पावर। इसी प्रकार एक और होता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर में जो होता है मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू का अनुपात होता है। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने होंगे, फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर, पीक फैक्टर। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल 18 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है एक प्रतिरोधक तथा संधारित्र 20 वोल्ट के एसी स्रोत से श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। उसकी प्रतिबाधा जो है 4.33 किलो ओम है। ठीक है, तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर V इक्वल टू जो दिया हुआ है 20 वोल्ट है, और प्रतिबाधा जो है यानी कि Z वो 4.33 किलो ओम है। तो इसको हम जब ओम में बदलेंगे तो ये 4330 ओम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर I इक्वल टू जो फार्मूला यूज़ करेंगे V/Z। तो V/Z, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और Z का वैल्यू कितना आया 4330 आया। 4330 को जब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 433 भागे जब 2 कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.00461 आएगा, और 461 को जब मिली एम्पियर में बदलिएगा तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 19 का राइट ऑप्शन सी के साथ ही आएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है स्टार कनेक्शन परिपथ में लाइन करंट का परिणाम क्या होता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फेज करंट का 1/3 होता है, दूसरा ऑप्शन है अनुकूल फेज के 3 गुना होता है, तीसरा ऑप्शन है अनुकूल फेज के करंट के बराबर होता है, और चौथा ऑप्शन है 0। तो हम जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में लाइन धारा जो होती है फेज धारा के बराबर होती है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज पूछा जाता तो √3 गुना होता है। तो वोल्टेज पूछा जाएगा तो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का √3 गुना होगा। अगर धारा पूछेगा तो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होगा। राइट ऑप्शन हम यहाँ पर सी के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर में फेज वोल्टेज होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 0 होता है, दूसरा होता है यहाँ पर परिणाम के बराबर, तीसरा ऑप्शन है कुल लंबाई का 1/3 है, और चौथा ऑप्शन है 6वां भाग। तो ये तो ए और डी बिल्कुल नहीं होगा, आपको बी और सी में से चयन करना है। हम जानते हैं कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें फेज धारा जो होता है लाइन धारा के √3 गुना होता है, जबकि वोल्टेज यहाँ पर आपसे पूछा गया तो वोल्टेज आपस में इसका परिणाम बराबर होगा। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर बी के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
डेल्टा कनेक्शन में फेज धारा लाइन धारा के √3 गुना होता है और वोल्टेज यहाँ पर आपस में बराबर होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 21 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है हाफ वेव रेक्टिफायर की कार्यक्षमता होती है। तो पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 40% लगभग, तीसरा ऑप्शन है 80% लगभग और चौथा ऑप्शन है 100% लगभग। तो हम जानते हैं कि रेक्टिफायर जो होता है यह एक ऐसी युक्ति होता है जिसको सहायता से हम AC को DC में बदलते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर की अगर कार्यक्षमता पूछेगा तो लगभग जो है 80% के बराबर होता है, लेकिन आपसे यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर का पूछा गया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। लगभग 40% के बराबर होती है। ठीक है, एक्यूरेट कितना होता है अगर आप जानते होंगे तो ज़रूर इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डायोड एक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है द्विदिशीय उपकरण है, एक दिशीय उपकरण है, बहुउद्देशीय उपकरण है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि डायोड जो होता है एक प्रकार का ऐसी युक्ति होता है जिसकी सहायता से हम करंट को एक दिशा में फॉलो करने के लिए, पास करने के लिए उपयोग करते हैं। तो एक दिशीय उपकरण के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 23 का बी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया 24 में निम्नलिखित में से किस में चालन बैंड संयोजकता बैंड के समीप होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अर्धचालक में, दूसरा ऑप्शन है चालक में, तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊष्मारोधी में और चौथा ऑप्शन है इन सभी में से एक समान होती है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो हम जानते हैं कि चालन बैंड जो है संयोजकता बैंड के जो समीप होता है चालक में होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे। 24 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे सीरीज में जो है 25 MCQ होते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला पार्ट में आपको देंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि KVAR ... के नाम से जाना जाता है। KVAR को अन्य नाम क्या है, आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिक्रियात्मक शक्ति, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष शक्ति, तीसरा ऑप्शन है सक्रिय शक्ति और चौथा ऑप्शन है कैप्टिवल शक्ति। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 25 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। KVAR को हम रिएक्टिव पावर यानी कि प्रतिक्रियात्मक शक्ति के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य जो नाम होता है वाटलेस पावर भी कहा जाता है, जिसको हम VI sin थीटा से डिनोट करते हैं। जबकि KVA को हम अपरेंट पावर यानी कि आभासी शक्ति के नाम से जानते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 25 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किया। तो ये छोटा सा आज का सीरीज था पार्ट नंबर 3। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं। अगर आप उसे नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारा PDF हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।